गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इकाई 4 शुरू करेंगे, जो है भाषा अधिगम शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग। इसका 4.1 है, वो है शिक्षण उपकरणों का संदर्भ, महत्व और लाभ। इसी की बात हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण उपकरण क्या होता है। शिक्षण उपकरण, अगर इंग्लिश में आप बहुत नाम सुनेंगे, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होता है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं वो। तो हम आप टीचिंग एड्स की बात करेंगे, वो उसी को शिक्षण उपकरण यहाँ कहा गया है। किसे कहते हैं शिक्षण उपकरण? तो आप जानते हैं कि टीचिंग एड्स या शिक्षण उपकरण का अगर परिभाषा देना हो तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण उपकरण से या टीचिंग एड्स से तात्पर्य उन उपकरणों से है जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण कार्यों में करता है। तो वो हो गया शिक्षण उपकरण। तो इस परिभाषा से आप लोग परिचित हैं कि शिक्षण उपकरण कहते किसे हैं। तो इसमें है कि शिक्षण उपकरणों का संदर्भ, महत्व और लाभ, यानी कि क्या है शिक्षण उपकरण, हमें ये जानना है। वो इसका क्या संदर्भ है, क्यों शिक्षण उपकरण को प्रयोग करते हैं वो, और इसका क्या लाभ क्या है इन उपकरणों का। तो हम लोगों ने परिभाषा की बात की, समझ गए शिक्षण उपकरण क्या है। अब हम इसकी बात करते हैं क्या संदर्भ है वो, क्यों शिक्षण उपकरण को हम क्यों शुरुआत क्यों किया गया, क्या हुआ, क्यों इसको हम इसके माध्यम से हम शिक्षण कार्य करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि पहले क्या होता था कि मौखिक शिक्षा होती थी। जब वैदिक शिक्षा से जो चली आ रही थी कि हाँ, केवल एक जो शिक्षक था, जो गुरु था, वो मौखिक रूप से बोलता था, और जो विद्यार्थी थे, अधिगम करता थे, वो उसको सुनते थे, उसको याद करते थे और फिर उसको बताते थे। और ये जो प्रक्रिया लंबी समय से चलती आ रही थी। बाद में भी शिक्षक क्या करते थे, क्लास में जाते थे, वो केवल लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही एक खराब तरीका है कि आप एक शिक्षक कक्षा में जा रहा है, केवल वही लेक्चर दिए जा रहा है, कुछ क्या कहते हैं कि कुछ एक उसको ना कुछ दिखा रहा है, ना कुछ उसको अवगत करा रहा है। केवल एक ज्ञानेंद्रिय, यानी कि जो श्रवण के ज्ञानेंद्रिय है, उसका केवल वो प्रयोग कर रहा है वो। तो इसका बहुत विरोध हुआ कि ये प्रणाली में कुछ परिवर्तन आना चाहिए वो। तो जब इसका जब विरोध होने लगा, जब लोगों को लगा कि नहीं, ये मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक आप जानते हुए कि जैसे फ्रॉबेल आए, मॉन्टेसरी आए, उन्होंने शुरू किया अलग अलग तरीका। वो उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, अब टीचिंग केवल व्याख्यान से नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को केवल एक ज्ञानेंद्रिय से आप शिक्षा नहीं दे सकते। जब उसको कोई चीज़ सिखाना है, कोई सूचना देनी है, तो उसको विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मरिया मॉन्टेसरी आपको जानते होंगे, फ्रोबेल जानते होंगे, आप लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ चुके होंगे इनका नाम। तो इन्होंने फिर शुरुआत किया कि इस टीचिंग एड्स का, वो इस शिक्षण उपकरणों का, कि पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण उपकरणों का प्रयोग किया जाए। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई वो। तो शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि जो प्रणाली चली आ रही थी केवल मौखिक शिक्षा देने की, केवल एक ज्ञानेंद्रिय से सूचना ग्रहण करने की, वो मनोवैज्ञानिक नहीं थी वो। तो उसमें बदलाव लाना था, इसलिए टीचिंग एड्स को हमें सम्मिलित करना पड़ा शिक्षक के कार्यों में। ये हो गया इसके संदर्भ का कि क्यों हम शिक्षण उपकरणों को शिक्षा में लाएं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण उपकरण होते कौन कौन से हैं, क्या क्या शिक्षण उपकरण हैं, वो कौन कौन से हैं शिक्षण उपकरण।
तो अगर हम देखें शिक्षण उपकरण की, तो शिक्षण उपकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रिंट या कहें मुद्रण उपकरण, दूसरा है नॉन प्रिंट या अमुद्रित उपकरण। एक मुद्रित उपकरण है, सॉरी मुद्रण नहीं, मुद्रित। मुद्रित प्रिंट को हम मुद्रित कहते हैं, इससे और जो है एक नॉन प्रिंट को होते हैं अमुद्रित। तो आपको कहा जाए कि शिक्षण उपकरण क्या हैं, तो शिक्षण को परिभाषा बता सकते हैं कि यह मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला प्रिंट एड्स या और दूसरा नॉन प्रिंट एड्स। हिंदी में कहें तो पहला मुद्रित उपकरण और दूसरा अमुद्रित उपकरण। ठीक, अब मुद्रित उपकरण में कौन कौन से आते हैं? तो मुद्रित उपकरण यानी कि जानते हैं कि प्रिंट क्या होता है। वो जितनी सब चीज़ें प्रिंट होती हैं, मुद्रित होती हैं, वो सभी मुद्रित उपकरण के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे क्या क्या है? समाचार पत्र है, किताबें हैं, जर्नल है, शब्दकोश है, एटलस है, ये सब क्या आएंगे? ये सब आते हैं आपके प्रिंट में। एक प्रिंट उपकरण में आता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल या सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्व अनुदेशन सामग्री। क्या होता है ये जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जानते होंगे। वो जितने भी आप देखिए डिस्टेंस एजुकेशन से जो भी यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज चलाते हैं, तो वो एक बुक देते हैं। वो चाहे वो इग्नू की बात करिए, चाहे राष्ट्रीय टंडन की बात करिए, जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बात करिए, तो वो सारी जो ये डिस्टेंस एजुकेशन में जो कोर्सेज होते हैं, वो अपना खुद का एक प्रिंट मटेरियल देती है वो। तो उसी को हम कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो वो देखेंगे वो। अब आप कहेंगे कि पुस्तक में और इसमें क्या अंतर है? वो तो अगर आप लोगों ने ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल या स्व अनुदेशन सामग्री पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कि उसका जो लिखने का तरीका है, जो उसमें कंटेंट को बताने का तरीका है, वो दूसरे पुस्तक से अलग है। यानी जो पुस्तक में जिस प्रकार से लिखा होता है उसमें वैसा नहीं है, वो अलग से है। वो उसमें बेसिकली एक लर्नर को या एक अधिगमकर्ता को संबोधित करके लिखा गया होता है कि हाँ हम क्या करेंगे, इस इकाई को पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे, हम ऐसे करेंगे, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। यानी कि वो एक कम्युनिकेटिव अप्रोच की तरह से उसमें लिखा होता है। लेकिन आप पुस्तक में देखेंगे तो पुस्तकों में इस तरह से नहीं लिखा होता है। तो ये हो गया आपका कहा जाए कि प्रिंट उपकरण कौन कौन से हैं या मुद्रित उपकरण कौन कौन से हैं वो। ठीक है, अब हम दूसरा आते हैं आपका नॉन प्रिंट उपकरण, अमुद्रित उपकरण कौन कौन से हैं? तो नॉन प्रिंट उपकरण में भी तीन प्रकार के आएंगे। वो कौन कौन से आते हैं? पहला आता है श्रव्य उपकरण। श्रव्य यानी कि ऑडियो एड्स, इंग्लिश में आपको ज़्यादा सुने होंगे वो। श्रव्य उपकरण, ऑडियो एड्स, और दृश्य उपकरण, विजुअल एड्स, और श्रव्य दृश्य उपकरण यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। तो जो ये नॉन प्रिंट उपकरण हो गया, उसके तीन प्रकार हो गए, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो और विजुअल एड्स। तो ये हो गया आपका नॉन प्रिंट में। अब हम बात करते हैं कि ये क्या क्या है। ये ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य उपकरण क्या है वो, इसकी हम डिटेल में भी आपके हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम संक्षेप में जानते हैं कि है क्या वो। श्रव्य उपकरण है जैसे जिसको हम केवल सुन सकते हैं। कौन कौन सा है? रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, और फ्लैश टॉक यूज़ करते हैं, फ्लैश टॉक है, डेजी है, डेजी प्लेयर है, सीडी प्लेयर है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे उपकरण जिसको हम केवल सुन सकते हैं, वो हो गया श्रव्य उपकरण यानी कि ऑडियो एड्स। दूसरा क्या है? दृश्य उपकरण। इसका भी नाम सब क्लियर हो गया होगा, यानी कि वह उपकरण जिसको हम केवल देख सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया,
मॉडल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मैप हो गया, यानी ये सब चीज़ें हैं जो जिसको हम केवल देख सकते हैं। वो इससे हमको सुन नहीं सकते हैं। वो हम चार्ट से, हम मॉडल को हम सुन नहीं सकते, हम प्रोजेक्टर को हम देख सकते हैं। वो तो वो कह रहा है कि वो हो गया विजुअल उपकरण, यानी कि दृश्य उपकरण। तीसरा क्या है? तीसरा है श्रव्य दृश्य उपकरण, यानी कि ऑडियो विजुअल उपकरण। ये क्या होगा? ये भी नाम से स्पष्ट है, यानी कि वे उपकरण जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो वो हो गया श्रव्य दृश्य उपकरण। जैसे क्या क्या चीज़ें होंगी? टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीज़ें वैसी हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये कहलाया आपका श्रव्य दृश्य उपकरण या ऑडियो विजुअल उपकरण। तो ये हो गया आपके प्रकार। तो हम दो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी है। पहला पढ़ा है कि शिक्षण उपकरण किसे कहते हैं, क्यों इसकी शुरुआत हुई, और यह कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का अगर बात पूछा जाए तो आप सीधे बता सकते हैं कि शिक्षण उपकरणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मुद्रित उपकरण, दूसरा अमुद्रित उपकरण। मुद्रित उपकरण कौन कौन से हैं वो बताइए। मुद्रित उपकरण में सब बता सकते हैं जो हमने बताया कि समाचार पत्र हो गया, शब्दकोश हो गया, एटलस हो गया, किताबें होंगी और स्व अनुदेशित सामग्री हो गई, जो हमने इग्नू और ओपन यूनिवर्सिटी की बात की। तो ये उसके प्रकार में लिख दीजिए। दूसरा जो हम बात करते हैं अमुद्रित माध्यम में, उसमें लिखिए कि अमुद्रित माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रव्य माध्यम, अमुद्रित उपकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया श्रव्य उपकरण, दूसरा हो गया दृश्य उपकरण, तीसरा हो गया श्रव्य दृश्य उपकरण। श्रव्य उपकरण समझ गए, जिसको केवल हम सुन सकते हैं। दृश्य उपकरण भी जानते हैं, जिसको हम केवल देख सकते हैं। और श्रव्य दृश्य उपकरण जिसको हम सुन और देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका शिक्षण उपकरणों का। अब हम बात करते हैं इसका क्या महत्व है। तो आप शिक्षण उपकरणों के महत्व और लाभ, यानी कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका लाभ, बेसिकली वही है कि इसका जब हम उसके महत्व को बताएंगे तो वही उसका लाभ भी आप बता सकते हैं। तो हम वही लाभ की बात करते हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके महत्व हैं। तो इसके क्या लाभ हैं, वो शिक्षण उपकरण के क्या लाभ हैं, क्या महत्व है इसका। तो आप इसमें महत्व में बता सकते हैं कि शिक्षण उपकरणों के प्रयोग से कक्षा में रोचकता आती है, यानी कि कक्षा क्या होता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है, रोचकता आ जाती है, रोचक हो जाता है वो। और क्या बताएंगे, और लिख सकते हैं कि शिक्षण उपकरण का महत्व यह है कि यह देखने में आकर्षक लगती है, यानी कि क्लास में आप कोई चार्ट लगा देते हैं, आप कोई मॉडल दिखाते हैं, आप पीपीटी दिखाते हैं, तो क्या होता है, उससे वो आकर्षक लगती है, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं वो। और क्या इसका महत्व या लाभ बता सकते हैं कि शिक्षण उपकरण पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करती है, यानी कि आप उसको बच्चे को लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, केवल उसको व्याख्या करते जा रहे हैं, तो वो उतना स्पष्ट नहीं होता है जितना आप उसको कोई कहीं जाए कि उसको आप शिक्षण उपकरण के माध्यम से पढ़ाएं वो, तो उससे से क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। यानी कि वो वहीं पे आप कोई चार्ट देखता है, कोई टीएलएम देखता है, अथवा कोई वहाँ पे आप कहीं वीडियो चला के दिखाते हैं, तो क्या होता है कि वो स्पष्ट हो जाता है। और शिक्षण उपकरण का क्या है इसका महत्व, आप बता देंगे कि यह डिस्टेंस या दूरस्थ शिक्षा में बहुत लाभदायक होता है वो, यानी कि दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन आप जानते हैं, उसमें ये बहुत ही लाभदायक होता है वो। और क्या होता है, इस उपकरण के माध्यम से
विद्यार्थियों की भागीदारिता होती है। विद्यार्थियों की भागीदारिता कैसे होगी? क्योंकि विद्यार्थी अगर देखते हैं, कोई अगर चार्ट देख रहे हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई आप टीएलएम देखते हैं, तो वो उससे प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अरे क्या है सर, ये क्या चीज़ें हैं वो। तो उनकी वो कहीं जाए कि उनकी एक भागीदारी होती है वो। और क्या इसका फ़ायदा है? इसका एक लाभ ये बता सकते हैं कि इससे विद्यार्थियों में ध्यान केंद्रित करने, रुचि उत्पन्न करने, कल्पना शक्ति को विकसित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। क्यों? ध्यान केंद्रित कैसे करता है? यानी कि आप केवल लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, केवल व्याख्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो पीछे बैठा हुआ छात्र हो, तो वो केवल क्लास में बैठा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, वो आपको सुन ही नहीं रहा वो। लेकिन जब आप शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है कि वो मानचित्र देखता है, वो चार्ट देखता है, वो वीडियो देखता है, तो उसकी ध्यान जो है उसी पाठ में लगी होती है वो। तो वही कह रहा है कि ध्यान केंद्रित करने, कल्पना शक्ति विकसित करने, यानी कि वो वीडियो देखता है तो उसको अपना कल्पना शक्ति भी उसकी विकसित होती है वो। तो ये कह रहा है कि इनको कल्पना शक्ति को विकसित करने में भी इसकी फ़ायदा होता है। और क्या इसका लाभ हो सकता है? तो आप बता सकते हैं कि इससे बच्चों को पुनर्बलन भी मिलता है वो। पुनर्बलन कैसे मिलता है वो लगता है कि हाँ ठीक है, सर ने आज पढ़ा, कल आज पढ़ाने गए, सर बड़ा अच्छा टीएलएम दिखाते हैं, सर वीडियो दिखाते हैं वो, तो वो अच्छा कल आएंगे तो चलो उनके क्लास अटेंड किया जाए, हम उनका पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो वो क्या होता है, उनको एक रिइंफोर्समेंट मिलता है, वो पढ़ने के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं वो। उनको लगता है कि नहीं, क्लास करनी चाहिए सर की वो। तो वो कह रहा है कि उनको पुनर्बलन मिलता है वो, उनको पढ़ने के लिए। और क्या इसमें आप बता सकते हैं कि इसका लाभ ये है कि विद्यार्थी की जो सूचना है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आती है, अतः वह ज्ञान स्थायी होता है। क्या मतलब इसका? जैसे हमने कहा था कि फ्रॉबेल ने, मारिया मोंटेसरी ने शुरू किया था, वो कहा था कि भाई सूचनाएं जो हो विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आनी चाहिए वो, तभी वो स्थायी हो सकता है वो। तो वही बात यहाँ कह रहा है वो, कि अगर वो बच्चा देख भी रहा है, बच्चा पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, यानी कि उसकी ज्ञानेंद्रियाँ, आँख भी, कान भी, सब कुछ एक्टिव हैं, और वो बोलने में भी पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो इससे क्या होगा, जो इसका ज्ञान है वो स्थायी होता है। और क्या इसका लाभ बता सकते हैं कि इसके माध्यम से शिक्षक को भी पढ़ाने में आसानी होती है। क्यों क्यों आसानी होती है? क्योंकि आपके पास एक आधार होता है पढ़ाने का। मान लीजिएगा आप कोई चार्ट दिखा रहे हैं, तो आप चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं वो। आप पीपीटी बनाकर बच्चों को दिखा रहे हैं, तो उसके माध्यम से आप बता सकते हैं बच्चों को कि हाँ कैसे है, तो वो उसके लिए भी सपोर्ट हो जाता है कि हाँ बच्चे कुछ भूल रहा है, कुछ उसको क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो पीपीटी और वो चार्ट के देख कर उसको बता सकता है वो। तो ये कुछ आप कह सकते हैं कि उपयोगिता है, लाभ है, महत्व है आपके शिक्षण सामग्री, क्या कहा जाए, शिक्षण उपकरणों का वो। तो 4.1 में इतना ही है। आप यही समझिए कि शिक्षण उपकरण कहते किसे हैं, वो प्रकार बताइए, कौन कौन से प्रकार हमने बताया वो बताइए, इसका क्या महत्व है, महत्व की चर्चा करिए, शुरुआत क्यों हुई इसके संदर्भ की चर्चा करिए। तो 4.1 में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।